नमस्कार दोस्तों एनसीईआरटी क्लास सिक्स्थ ज्योग्राफी जो हमने स्टार्ट की थी उसका फर्स्ट लेसन जो हमारी पृथ्वी से संबंधित है, सौरमंडल में पृथ्वी जिस लेसन का नाम है वो लेसन कल आपका कंप्लीट हो चुका था। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बिल्कुल सरल भाषा में हम लोग बात करेंगे, ग्लोब को समझेंगे। दूसरा लेसन है एनसीईआरटी क्लास सिक्स ज्योग्राफी का सेकंड लेसन है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, इंग्लिश में जिसे आप कहेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और बहुत कुछ मैटर आपको इस वीडियो में समझने का आएगा। तो जहाँ भी समझने की बातें आएंगी वहाँ मैं आपको अच्छे तरीके से डिटेल से समझाता हुआ चलूँगा। पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए, अक्षांश और देशांतर की बात करें, ग्लोब की बात करें तो पहले एक बार कुछ एक थोड़ी सी भूमिका के रूप में बिल्कुल सरल बातें दी हुई हैं, एक बार उनको पढ़ लेते हैं। देखिए, पिछले अध्याय में आप लोग पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है, वो एक तरीके से अंडे के आकार की, अंडाकार है। यह उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। और ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का लघु रूप ही ग्लोब कहलाता है। ध्यान रखें, ग्लोब क्या है? ग्लोब कुछ भी नहीं है, एक पृथ्वी का ही ड्राफ्ट होता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि ग्लोब क्या है, तो ग्लोब इज ए ड्राफ्ट ऑफ द अर्थ। जो हमारी पृथ्वी है उसी का एक ड्राफ्ट होता है, उसी का एक प्रारूप होता है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या फिर लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। और ये आपका आज का लेसन है कि ग्लोब पर किसी भी स्थान की स्थिति कैसे दर्शाई जाएगी। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। कल्पना के आधार पर हमने इसका निर्माण कर रखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। देखिए समझिए, ये जो आपका ग्लोब है, ये आपका जो ग्लोब दिखाई दे रहा है, देखिए ये उत्तरी ध्रुव है इधर, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। ये बीचों बीच जो रेखा है जिसे आप लोग कह रहे हैं विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। ऊपर वाला हिस्सा होगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा होगा दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है और अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश तथा उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव को। विषुवत रेखा से ऊपर यदि आप देखेंगे तो भी आपको 90 अक्षांश मिलेंगे, नीचे आप देखेंगे तो भी आपको 90 ही अक्षांश दोस्तों मिलेंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उत्तर में जो रेखाएं होंगी उन्हें उत्तरी अक्षांश कहेंगे, दक्षिण में जो होंगे उन्हें आप दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। जैसे आप देखेंगे 23.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री उत्तर, इस प्रकार से। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में है। क्योंकि उत्तर में भी आपको 90 अक्षांश मिलेंगे, दक्षिण में भी आपको 90 अक्षांश मिलेंगे। चलिए अगली बात पढ़ें। देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं?
0 डिग्री को विषुवत कहा जाता है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। इनके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं, और वो रेखाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि आप कहते हैं एक तो होगी आपकी भूमध्य रेखा हो गई, एक आपकी मकर रेखा है, एक आपकी कर्क रेखा है। चलिए उनको भी समझ लेते हैं। देखिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा कहा जाता है। विषुवत वर्त के 66.5 उत्तर में उत्तरी ध्रुव वर्त कहलाएगा, तो 66.5 दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वर्त कहलाएगा। अब हम बात करें दोस्तों पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी के जो भी जोन है, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, उनकी बात करनी है अब हमें। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर चमकता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध कौन सा होगा दोस्तों? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। कर्क रेखा कहाँ पर थी? 23.5 डिग्री उत्तर, और मकर रेखा कहाँ पर थी? 23.5 डिग्री दक्षिणांश, यानी 23.5 उत्तर से लेकर 23.5 दक्षिण तक का जो जोन होगा वो कहलाएगा ट्रॉपिकल जोन, उसे आप कहेंगे उष्ण कटिबंध। अगली बात देखें, अगली बात है कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुववर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुववर्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यानी आप सीधा से ये समझ लें, देखिए अगर ये आपका ग्लोब है और ये आपकी 0 डिग्री है, तो 0 से लेकर 23.5 तक का जो हिस्सा होगा वो उष्ण कटिबंध होगा, 23.5 से लेकर 66.5 तक का जो हिस्सा होगा वो शीतोष्ण कटिबंध होगा। और आगे बात है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववर्त एवं दक्षिणी एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववर्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब ये 66.5 से ऊपर जो हिस्सा बच गया, ये वाला हिस्सा, ये सारा का सारा कहलाएगा शीत कटिबंध। देखिए ये उष्ण कटिबंध है, ये शीतोष्ण कटिबंध है, ये शीत कटिबंध है। अब तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं देशांतरों की ओर। देखिए बात करें देशांतर क्या है, तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाले संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। देखिए जैसे मैंने कहा कि आपका ग्लोब है, ये आपकी मान लीजिए 20 डिग्री लाइन है। अब 20 डिग्री पर कोई लाइन स्थित है, तो कोई भी स्थान स्थित है, तो वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ है, ये चीज़ आपको पता लगेगी, वो देशांतर से पता लगेगी। कैसे पता लगेगी, चलिए समझते हैं इस चीज़ को। देखिए देखिए हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामांतरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर रेखा कहते हैं, जिसका मान 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर है वो ग्रीनविच से गुजरती है, ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। अगली बात है कि प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। ये देखिए यह आपकी प्रमुख यामोत्तर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे आप ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इससे इधर वाला भाग रहेगा पूर्वी गोलार्ध, इधर वाला भाग कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं एवं देशांतरीय रेखाओं के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। ये जो ग्रिड बन गई अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं से मिलकर जो चौकोर खाने बन गए, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश से देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो आप देख रहे हैं इसमें 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो आपका धुबरी हो जाएगा। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति को दर्शाएगा। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं देशांतर और समय को लेकर। देखिए समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है।
सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, और जो पश्चिम में उनका समय ग्रीनविच से हमेशा पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री और 1 मिनट और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में 15 गुणा 4 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 पर मध्य रात्रि होगी। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ बचा हुआ है, कुछ एक अभ्यास प्रश्न है, चलिए उनको देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? तो आपको पता है 0 डिग्री। 0 डिग्री को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है दोस्तों? ध्रुवों के नज़दीक। देशांतरों की कुल संख्या आपको पता है 360। दक्षिणी ध्रुववर्त किस स्थिति में होगा? दक्षिणी ध्रुववर्त कहाँ पर होगा? तो आपको पता है कि दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ग्रिड किसका जाल है? तो ग्रिड अक्षांश रेखा एवं देशांतर यामोत्तरों का जाल ग्रिड कहलाता है। इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं, इस प्रकार से देशांतर रेखाएं, तो ये जो बीच में आ गया ये ग्रिड कहलाएगा। यह था दोस्तों आपका सेकंड टॉपिक, ग्लोब को लेकर, अक्षांश और देशांतर को लेकर। अब हम बात करेंगे कल अगले टॉपिक पर। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।